तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एमएसएमई पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। जैसा कि आप सभी लोग अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, हेडिंग क्या लिखी हुई है, एमएसएमई पॉलिसी। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको एमएसएमई पॉलिसी के बारे में पता होगा, एमएसएमई क्या होता है, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में पता होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो भी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से डिटेल से एकदम स्मॉल लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक मैं जा रहा हूँ, ठीक है, कि क्या प्रोडक्ट्स और क्या सर्विसेज होते हैं, क्या न्यू डेफिनेशन है इसकी, क्या पुरानी डेफिनेशन थी, इसके बाद कौन से चैलेंजेस होते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं एमएसएमई पॉलिसी के। इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल जैसा कि यहाँ पर जो एमएसएमई पॉलिसी जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक तरीके का आप इसको एब्रीविएशन मान सकते हो, शॉर्ट फॉर्म मान सकते हो। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एमएसएमई का माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी पॉलिसी होती है, जैसे कि हम सभी को पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से स्मॉल बिजनेसेस भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि इंडिया जैसे जो एक तरीके की डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, तो उसमें जरूरी नहीं कि एकदम से बहुत सारा पैसा किसी भी पर्टिकुलर इंसान के पास में आए और तभी वो जाकर के किसी भी स्टार्टअप को कर सकता है, ठीक है। इंडिया के अंदर बहुत छोटे छोटे लेवल के व्यापारी भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे लेवल के आप जो भी स्टार्टअप्स जो भी लोग करते हैं, इनोवेटर्स होते हैं, बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं और देन उनका धीरे धीरे ग्रोथ होती है। तो गवर्नमेंट के साइड से ये एक तरीके की ऐसी पॉलिसी है जो कि इनके एमएसएमई के अंदर क्या होता है दोस्तों, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की हेल्प करी जाती है, उनको 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 कुछ तरीके के बेनिफिट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, उनको सपोर्ट किया जाता है टू हेल्प एंड प्रमोट स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस। अब इससे क्या गवर्नमेंट को फायदा होगा, क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जो इंडिया है उनके अंदर, इंडिया के अंदर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। गवर्नमेंट कितने लोगों को रोजगार देगी, जरूरी नहीं तो हर एक को तो रोजगार नहीं मिल सकता है ना। तो अब क्या है कि अगर हम छोटा सा भी अपना कोई सा भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टार्टअप करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक तो हम अपनी जॉब को सिक्योर कर लेते हैं, हम इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, हम अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रहे होते हैं, उसके लिए हम कुछ उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ में अगर हमारी जो इंटरप्राइजेज है या फिर हमारी जो भी कंपनी है, जो भी फर्म है जहाँ पर से हमने कोई भी बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो इसको अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम दूसरे लोगों को भी जॉब्स को प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो जो दूसरे लोगों भी क्या करेंगे, हमारे कंपनी के अंदर आएंगे, हमारे लिए काम करेंगे और हम उनको बदले में क्या दे रहे हैं, सैलरी पेमेंट दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जॉब को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यानी एक तरीके से हम गवर्नमेंट की हेल्प ही कर रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट का ये यानी कि ये फर्ज बनता है कि इस तरीके की जितनी भी इंटरप्राइजेज हैं, स्मॉल, माइक्रो और मीडियम, इस तरीके की जितनी भी इंटरप्राइजेज हैं जो कि एक छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहता है, उनको उनकी हेल्प करना, उनको सपोर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि कैसे किस किस तरीके से हेल्प कर सकती है गवर्नमेंट जो है, वो हमको क्या कर सकती है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि हमारे जो पैसे रुपए से रिलेटेड हमको असिस्टेंस, हमारी मदद कर सकती है, हमको इजीली लोन प्रोवाइड करवा सकती है, हमको नई टेक्नोलॉजी, जो अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, जो भी नई मार्केट के अंदर रिसेंट टेक्नोलॉजी है, उन सभी को प्रोवाइड कराना, और अदर इनिशिएटिव्स टू बूस्ट द ग्रोथ एंड कम्पिटिटिवनेस ऑफ दीज इंटरप्राइजेस, जिससे कि हमारी जो इंटरप्राइजेस है, जो भी हमारा स्टार्टअप है, वो अच्छे लेवल पर जाए और हम अच्छी तरीके से कोई भी काम को स्टार्ट करें। और यानी कि भले ही माइक्रो लेवल से स्टार्ट करें, देन धीरे धीरे हम लोग स्मॉल लेवल और देन मीडियम और फिर बिग लेवल, यानी कि एक बड़े लेवल तक हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की साइड से इस तरीके की पॉलिसी है जिसके अंदर हम बेसिकली स्मॉल इंटरप्राइजेस की, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी हम हेल्प करते हैं। तो अब कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जो कि एमएसएमई के अंदर आते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जैसे टेक्सटाइल, अगर किसी के पास में कोई कपड़े बनाने का कारखाना हो गया या फिर उस तरीके से जूते वगैरह, ठीक है, उस तरीके का। फूड प्रोसेसिंग, आप लोग देखते होंगे कि कोई अपना ठेला लगा करके खड़ा हुआ है ना, किसी ने अपना छोटा सा, किसी के पास में जगह है तो उसने खोल कर रखा हुआ है, तो उसकी भी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। और भी अलग अलग तरीके के फर्नीचर हो गए, केमिकल्स हो गए, इस तरीके से। सर्विसेज की बात करें तो देखो गांव वगैरह में एजुकेशन सेक्टर जैसे देखा जाए तो छोटे छोटे लेवल पे कुछ लोग होते हैं ना, अपने एक छोटी सी कोचिंग खोल करके पढ़ाने ही लगे बच्चों को। हेल्थ केयर है ना, कुछ लोगों को हेल्थ के केयर से रिलेटेड नॉलेज है, तो अपना छोटा सा उन्होंने क्या कैबिन खोल लिया, डॉक्टर्स ने, है ना, थोड़ा सा भी उनको नॉलेज है तो उन्होंने अपना धीरे से कैबिन खोला और वहाँ पर से लोगों को हेल्थ केयर से रिलेटेड उनका ट्रीटमेंट करने लगे। रिटेल्स की बात करें तो इसी तरीके से हैंडीक्राफ्ट हो गए, अगर कुछ आप अपने घर पे बना रहे हो, इस तरीके के छोटे छोटे जो स्टोर्स होते हैं वो रिटेल के अंदर चले जाते हैं। एग्री बिजनेस, यानी कि हम फार्मिंग से रिलेटेड कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, फार्मिंग से रिलेटेड कुछ भी हमने इनोवेटिव कर दिया या फिर हम फार्मिंग से रिलेटेड अगर दूसरों की हेल्प कर रहे हैं एक छोटे लेवल पर, तो एग्री बिजनेस। देन कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाना, जो भी मिस्त्री वगैरह लोग होते हैं, तो ये लोग
टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ एंड वेलनेस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये कुछ एक एक तरीके से एमएसएमई के अंदर ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जो कि आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं वो एमएसएमई के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर से आपको इन सभी के बारे में बताना है, ठीक है। देन अब हम इसके फाइनली डेफिनेशन की बात करें तो पुरानी डेफिनेशन अलग थी एमएसएमई की। एमएसएमई के बारे में अगर देखो बात करा जाए तो ये 2006 में बेसिकली इसको इसकी डेफिनेशन जो एक तरीके से इसको लॉन्च करने वाला, या फिर ऐसे आप बोल सकते हो ना कि इसको इस्टेब्लिश करने वाला कोई था, आई थिंक उनका नाम नहीं याद आ रहा। तो अभी 2006 में इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है, जिसमें से ओल्ड डिफिनेशन अलग थी जो कि 2020 तक की उसकी सेम डिफिनेशन रही। तो इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर देखो सर्विस सेक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पर सर्विस सेक्टर लिखा हुआ है। सर्विस सेक्टर का क्या मतलब है कि सर्विस सेक्टर का मतलब है कि जो भी सर्विस सेक्टर है अगर हम उसमें जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, यानी सर्विस सेक्टर का मतलब जैसे देखते हो ना, अब हम लोग भी जैसे इंस्टा पे रील बना रहे हैं या फिर वीडियो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, जीरो ही हुई है ना। तो कोई भी हम तरीके का सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर 10 लाख तक की अगर हमारी जा रही है, ठीक है, 10 लाख तक की हम तक जा रहे हैं, जीरो रुपए से स्टार्ट करें या 10 लाख रुपए तक जा रहे हैं, तो हम माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंदर आएंगे। देन 10 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक का अगर हमारा बिजनेस का स्टार्टअप है, यानी कि 2 करोड़ रुपए तक की अगर हम लागत लगा रहे हैं, तो हम स्मॉल इंटरप्राइजेस, और 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में अगर हम अपने पैसे को लगा दें तो वो मीडियम के अंदर आएगा। बट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो ऐसे ही आपको बनाना है, जिससे कि आपको क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो कि हाँ मुझे अच्छी खासी एमएसएमई के बारे में नॉलेज है, ठीक है। तो माइक्रो के बारे में अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो इसमें आप जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो। हालांकि जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट नहीं होता मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप कोई भी प्लांट बनाना स्टार्ट करो। यहाँ पर जीरो का क्या मतलब है, लेस देन, और इसका क्या मतलब है, यानी कि कम से कम कितने भी पैसे हो सकते हैं, ठीक है, कम से कम कितने भी पैसे लगा सकते हो आप, 25 लाख रुपए तक जा सकते हो। तो अगर 25 लाख रुपए तक की आप इन्वेस्टमेंट के साथ में स्टार्ट करो तो आप माइक्रो के अंदर आओगे। 5 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा है या फिर 5 करोड़ से कम है तो फिर आप स्मॉल इंटरप्राइजेस के अंदर आओगे। और जिन 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट लगा करके कोई अच्छा खासा प्लांट स्टार्ट कर रहे हो तो आपका मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर आएगा, ठीक है। बट आपको जैसा पता है कि पैसे तो जो हमारी इकोनॉमी है वो तो धीरे धीरे बूस्ट हो रही है ना। जैसे जो पहले के 5 रुपए थे, आज के 5 रुपए में कोई बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। पहले के 5 रुपए की वैल्यू ज़्यादा थी बट आज 5 रुपए की वैल्यू कम हो गई है। तो अब हमारे पास में जो न्यू डेफिनेशन आई है वो 2021 जुलाई 2020 के अंदर दी गई, जिसमें ये चीज़ बताया गया कि ये क्राइटेरिया बताया गया कि अगर कोई भी सर्विस सेक्टर हो या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, डजंट मैटर कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिर सर्विस सेक्टर हो, अगर आप 1 करोड़ की लागत से लेकर, अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट से आप 1 करोड़ रुपए तक की कोई भी लागत लगाते हो और अगर आप उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक रुपए तक जनरेट कर रहे हो, यानी कि अगर आप 5 करोड़ रुपए तक अगर आप एनुअली आप जनरेट कर लेते हो, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम चलेगा, ठीक है, तो आप माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंदर आओगे। इसी तरीके से अगर आप 1 से 10 करोड़ के बीच में से स्टार्टअप करते हो, देन 50 करोड़ रुपए तक जनरेट कर लेते हो पूरा एनुअली, है ना। 50 करोड़ से कम करते हो, 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं करते हो, तो आप स्मॉल इंटरप्राइजेस के अंदर आओगे। एंड देन मीडियम के अंदर अगर हम बात करें तो 50 करोड़ तक 50 करोड़ की लागत से स्टार्ट करते हो, ठीक है, यानी कि इससे 50 करोड़ से कम की लागत से स्टार्ट करते हो, ठीक है, और 250 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर जनरेट कर लेते हो, तो फिर आपको मीडियम इंटरप्राइज के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपडेटेड डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, ये चार्ट जब तक नहीं याद करोगे तब तक आपको कैसे बताओगे, नहीं बता सकते ना कि क्या लेटेस्ट डेफिनेशन है, क्या चेंजेस पहले थे, क्या अभी आया है। तो ये सारी चीज़ें आपको चार्ट को देखना पड़ेगा एक बार थोड़ा सा कि क्या है। देन इसके बाद में अगर हम मेजर चैलेंजेस की बात करें तो एमएसएमई के अंदर बहुत सारे कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि लिमिटेड फाइनेंस, है ना। अगर कोई के पास में कुछ पैसे की कमी है, कोई भी स्टार्टअप करना चाहता है तो एकदम से उसको इमीडिएटली लोन नहीं मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी बात सही है। लिमिटेड फाइनेंस यानी कि पैसे की कमी कहीं ना कहीं अपने इंडिया में बनी रहती है। देन इसके बाद में मार्केट के भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मार्केट के अंदर क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कितने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सभी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। टेक्नोलॉजी के भी बहुत सारे स्ट्रगल्स, जो हमारी दूसरी कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हमसे अपडेटेड हैं, बहुत उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो अलग तरीके की है, हम अलग लेवल की है, हम
अभी बहुत टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे हैं। देन स्किल की शॉर्टेज है हमारे पास में, स्किल्ड लेबर्स नहीं मिलते हैं, स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलती, तो हम क्या कर सकते हैं ना। देन इसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ होते हैं हमारे पास में, इनोवेशन के बैरियर्स होते हैं, हमारा दिमाग उतना खुला नहीं है, हम बहुत ज़्यादा अच्छा यानी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव नहीं सोच सकते, ठीक है, कंपैरिजन टू द अगर हम बाहर के देशों की बात करें तो ये भी बात सही है, इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। देन सप्लाई चेन के भी डिस्ट्रप्शन, यानी सप्लाई चेन को पूरा चीज़ों को मैनेज करना ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। तो ये कुछ एक चैलेंजेस हैं जो कि एमएसएमई सेक्टर में तुमको देखने को नॉर्मली मिलते हैं। देन इसके बाद में कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं जो कि गवर्नमेंट के साइड से दिए जाते हैं। एक तो हमको इजी लोन मिल जाता है, अगर हमारे पास में कोई अच्छा इनोवेटिव आइडिया है तो हम उससे लोन अपना आसानी से पास करवा सकते हैं। देन हमारे पास में लो इंटरेस्ट रेट, यानी कि कम इंटरेस्ट रेट होता है दूसरी चीज़ों के मुकाबले। जैसे अगर देखा जाए तो 7-8% ब्याज लगता है, ठीक है, अगर आप ऐसे नॉर्मल लेने जाओ। लेकिन अगर आपका कोई भी स्टार्टअप है, कुछ भी है, तो 2-3% का आपके पास में ब्याज लगा करके वो आपको लोन आपका पास कर देंगे, ठीक है। देन टैक्स से रिलेटेड बेनिफिट्स होते हैं, टैक्स में आपको छूट मिल जाती है, सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट के साइड से मिलते हैं जिससे आपका पॉपुलैरिटी बढ़ती है, अच्छे खासे कनेक्शंस बढ़ते हैं। देन इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप प्रोवाइड करते हो, दूसरे लोगों को आप रोजगार देते हो। देन इसके बाद में इकोनॉमिक भी ग्रोथ होती है, ठीक है, ऑब्वियसली। एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन, यानी कि आप खुद में एक तरीके के एंटरप्रेन्योर होते हो, ठीक है, आप अपना खुद के बिजनेसमैन होते हो, तो आपके ऊपर यानी आपका एक अलग लेवल होता है, ठीक है, तो ये चीज़ है। देन उसके बाद में प्रेफरेंस इन गवर्नमेंट टेंडर्स, यानी कि गवर्नमेंट के गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ वगैरह आती है तो आपको उसमें प्रेफरेंस भी देखने को मिलती है, ठीक है। एनजीटी बेनिफिट्स, एनजीटी का क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है कि एनजीटी का मतलब होता है दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसका मतलब ये होता है कि एनजीटी का मतलब ये होता है कि जो भी ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो भी इको फ्रेंडली वाले जो भी लोग होते हैं ना, कि आपकी कंपनी कितना प्रदूषण कर रही है ना, उसके ऊपर क्या पता उन्होंने कोई भी टैक्स लगा दिया या फिर कोई भी तरीके का अलग से आपसे कुछ पैसे चार्ज करने लगे। तो अगर आप कोई भी एमएसएमई सेक्टर के अंदर अगर आप छोटे लेवल से स्टार्ट करते हो ना, तो उसमें आप एनजीटी के जो भी बहुत ज़्यादा इनका जो दबाव होता है, कि प्रेशर होता है कि आप ये ना करो, तो इस तरीके की चीज़ें आपको कम देखने को मिलती है। तो एनजीटी बेनिफिट्स के बारे में भी अगर आप चाहो तो थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एमएसएमई सेक्टर क्या है, ठीक है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या न्यू डेफिनेशन है, क्या पुरानी डेफिनेशन थी, क्या चैलेंजेस हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ों को कवर कर दिया बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ एजेंसीज असिस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप, डीआईसी, एसएसआई, ये सारे अलग अलग तरीके की एजेंसीज हैं, ठीक है, इन सभी के ऊपर हम लोगों को डिटेल से डिस्कस करना है। सो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।